Good morning, students. संसाधन भूगोल को हम डिस्कस कर रहे हैं। संसाधन भूगोल में हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर बात की थी संसाधनों के संरक्षण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस तरीके से इनका संरक्षण किया जाना चाहिए और इनको किस तरीके से उपयोग में लिया जाना चाहिए। ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। साथ ही साथ हमने इसमें आगे डिस्कशन किया था कि मृदा संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से होना चाहिए, वन संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से होना चाहिए, इन सब के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया है। आज हम इसी के अंदर और आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस क्लास के अंदर आज बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि खनिज संसाधनों के कंजर्वेशन के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की डिस्कशन हम कर रहे हैं। खनिज पदार्थ मुख्य रूप से अनव्यकरणीय पदार्थ होते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ जो है ये कैसे होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं, यानी कि इनको नया नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये खनिज कैसे होते हैं, एक बार में उपयोग लिया और एक बार उपयोग में लेने के बाद में इनको वापस से उपयोग में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ति संपन्न जो होती है वो खत्म हो जाती है और ये संसाधन इसीलिए नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए खनिज पदार्थ कैसे होते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इसलिए इनका संसाधन का संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये प्रकृति के अंदर भी सीमित मात्रा के अंदर उपलब्ध हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनकी कभी समाप्ति नहीं होगी। ये जितना अधिक हम इनको उपयोग में लेंगे उतने ही तेज गति से ये समाप्त होते चले जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे और इनका प्रकृति के अंदर पुनः स्थापना भी मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसमें खनिज संसाधनों की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे विश्व के जो वर्तमान खनिज हैं, खनिज जो उद्योग हैं, मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, इनका 90% जो भाग है
ये केवल पिछले 150 सालों के अंदर ही स्थापित किए गए हैं। यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो खनिज उद्योग हैं उसकी लगभग 90% की जो मात्रा है ये केवल और केवल 150 लास्ट जो 150 साल हुए हैं उन्हीं में इनकी स्थापना की गई है। वास्तविक रूप में औद्योगिक क्रांति का जो संबंध है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो बोली जाती है, वो मुख्य रूप से खनन क्रांति से रिलेटेड रही है। यानी कि वास्तविक रूप में हम मान सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जो संबंध है वो माइनिंग इंडस्ट्रीज से है, यानी कि खनन क्रांति से इसका संबंध रहा है। विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण, यंत्रों का निर्माण, शस्त्रों का निर्माण, मशीनों का निर्माण, बर्तनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, रेलगाड़ियां, मोटर गाड़ियां, समुद्री जलयान, वायुयान और टेलीफोन, विद्युत उपकरण, इन सभी का जो निर्माण है ये मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त जो खनिज हैं उनके ऊपर ही आधारित उद्योग हैं। इन उद्योगों के अलावा वर्तमान काल में जो ऊर्जा चल रही है वो हमारे उद्योगों का संचालन करती है। यानी कि किसी भी उद्योग का संचालन किया जाएगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा के रूप में चाहे कोयला हो, खनिज तेल हो या और कोई संसाधन हो जिसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति हो। बिना ऊर्जा के किसी भी प्रकार के उद्योगों का संचालन नहीं हो पाएगा। और ऊर्जा से संबंधित जो स्रोत हैं ये भी खनिज के रूप में है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, गैस हो, सभी प्रकार के ये ऊर्जा खनिज स्रोत होते हैं। पिछली कुछ सदी के अंदर शक्ति संसाधनों में भी बहुत तेज गति से विकास हुआ है और उनके आधार पर हम सोच सकते हैं कि वर्तमान समय में पृथ्वी के ऊपर जो औद्योगिक विकास की लहर फैली हुई है वो मुख्य रूप से खनिजों के उपयोग की इतनी तेज गति से मांग कर रही है। यानी कि वर्तमान समय के अंदर जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट दिख रहा है, औद्योगिक विकास की जो लहर पूरे विश्व के अंदर चल रही है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा जो खनिजों का उपयोग है वो बहुत तेज गति से इनकी डिमांड कर रही है। यानी कि अगर इनको खनिजों की उपलब्धता नहीं हुई तो ये औद्योगिक विकास की जो लहरें हैं ये मंद गति से हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और खनिजों के उपयोग की जो तेज गति से मांग हो रही है, जितना पूरे विश्व के अंदर इतिहास के समय में कभी भी नहीं हुआ था, ये केवल पिछले 150 वर्षों से ही ऐसा देखने को मिला है कि जितना भी हो सके खनिजों का शोषण किया जाए, उनको उपयोग में लिया जाए। किसी भी प्रकार के भविष्य की संभावना के बारे में किसी भी जानकारी को ना सोचते हुए मानव के द्वारा औद्योगिक विकास की जो लहर चल रही है उसमें बहुत तेज गति से खनिजों का शोषण किया जा रहा है। वर्तमान तीव्र औद्योगिक विकास जो हो रहा है इसके लिए जो किए जा रहे हैं अत्यधिक शोषण, उसके लिए यह आवश्यक है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, भविष्य में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रही है, औद्योगिक जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी और ये समाप्त हो जाएगी। यानी कि मानव समाज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि औद्योगिक सभ्यता का जो विकास चल रहा है ये लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि 100-200 साल ही चलने के बाद में ये समाप्त हो जाए और भविष्य के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किसी भी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता ना हो, किसी भी प्रकार की औद्योगिक सभ्यता का उनके अंदर विकास ना हो। ऐसी समस्याएं नहीं आए, इसलिए मानव समाज को पहल करनी चाहिए और इन खनिज संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। खनिज संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग है इसके लिए लगातार शोषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। खनिजों का पूर्ण रूप से और मितव्ययता से यानी कि कंटिन्यूटी से इसका उपयोग करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से इसका उपयोग करना चाहिए और कच्चे माल के रूप में जो उपयुक्त खनिज हैं, जो उपलब्ध खनिज हैं
उनके स्थान पर कम मांग के जो अन्य संसाधन हैं उनका उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब तक कोयले की भंडार थे उनकी मांग सीमित थी, तो मानव का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था जिससे कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन वर्तमान समय में ऊर्जा के जो अन्य संसाधन हैं बहुत अधिक मात्रा में विकसित हो गई हैं, तो कोयले के स्थान पर ऊर्जा के संसाधन के लिए उन संसाधनों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए, जिससे कोयले के भंडार पृथ्वी के गर्भ में भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकें और लंबे समय तक उनका उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से खनिज संसाधनों के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है उनके स्थान पर जो कम उपयोगी संसाधन है उनको विकसित किया जाना चाहिए और उन्हीं का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। स्क्रैप जो धातु होती है इसका बार बार उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एक यूज किया फिर इसको निकाल दिया, ऐसा नहीं हो। एक यूज करने के बाद इसको वापस से यूज किया जाना चाहिए और इनका बार बार उपयोग किया जाना चाहिए। और जो प्रयुक्त खनिज हैं इनको बचाने का भी, यानी कि इन स्क्रैप धातुओं को जब बार बार उपयोग में लिया जाएगा तो जो इसमें उपलब्ध खनिज हैं जिनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है उनको बचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपाय ये साबित हो सकता है। साथ ही साथ खनन प्रक्रिया जो होती है उसके वातावरण पर जो पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको रोकने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए जो भी उपाय हैं इनको भी विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि वातावरण के ऊपर माइनिंग जो हो रहा है इसमें केमिकलों का उपयोग है, अन्य जो हानिकारक चीजों का उपयोग किया जा रहा है, तो इस तरीके से इनके प्रभाव को कम करने के लिए, इनके प्रभाव को कम किया जाए इसके लिए भी कुछ अन्य उपाय सुझाए जाने चाहिए और खनन प्रक्रिया का वातावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े इसके लिए भी कुछ उपाय हमें अपनाए जाने चाहिए। खनिज और कच्चे माल का मितव्ययता के साथ में और व्यापक उपयोग का जो तात्पर्य होता है वो ये है कि खनिज जो है, वर्तमान जो खनिज निक्षेप है इनका जो शोषण हो रहा है वो इस तरीके से किया जाए कि इनका दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सके। यानी कि जिन खनिजों का बहुत तेजी से शोषण मानव समाज से द्वारा किया जा रहा है तो इनके लिए ऐसी योजना बनाई जाए, ऐसी प्लानिंग की जाए कि इस तरीके की योजनाएं उनके द्वारा बनाई जानी चाहिए जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि इन खनिजों को बहुत ही लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। खनिजों के संरक्षण की जो विधियां हैं ये विश्व के जो भी देश हैं इनके तकनीकी विकास के स्तर के ऊपर निर्भर करती हैं। यानी कि खनिज संसार के जो खनिज हैं इनके तकनीकी विकास जो है उसके आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि इनका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। खनिज संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जिसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं। जैसे कुछ उपाय हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इन उपायों को अपना करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। तो पहला उपाय आता है इसमें नए खनिजों की जानकारी प्राप्त करना। नए खनिजों का पता लगाना ये एक महत्वपूर्ण उपाय है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मिनरल्स। विश्व के जो कई विस्तृत क्षेत्र हैं वहां पर
अभी भी खनिजों के अन्वेषण का कार्य पूरे रूप से नहीं हो पाया है। ऐसे विश्व के पूरे क्षेत्र के अंदर जो खनिज है, जहाँ पे अभी भी खनिजों का उपयोग किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में खनिजों की जानकारी यानी कि उनके बारे में जो रिसर्च किया जा रहा है, उनकी जो खोज की जा रही है, वो अभी भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, अभी भी नहीं किया जा सकता है। वहां पर अभी भी भविष्य के लिए उपयोग में होने वाले बहुत सारे संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान है। तो उन क्षेत्रों में नए खनिज जो हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहां पर जो उपलब्ध खनिज हैं उनके बारे में हमें जानकारी लगानी चाहिए और नए प्रकार के जो खनिज हैं इनकी खोज का कार्य हमें करता रहना चाहिए। जैसे हम बात करें ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं जलवायु संबंधी, इसलिए वहां पर खनिजों की खोज का कार्य नहीं हो पाया है। तो वहां पर किसी भी प्रकार से खनिजों की उपलब्धता का अनुमान जो है उसकी जानकारी लेना चाहिए और वहां पर नए प्रकार के जो खनिज हैं उनकी खोज का कार्य किया जाना चाहिए। इसी तरीके से समुद्री जो तल होते हैं यानी कि जो समुद्र के तल हैं वहां पर भी इन खनिजों की खोज का पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाया है। तो वहां पर भी इनकी नई खनिज जो है उनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरीके से जो माउंटेन्स एरिया है यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी जो उपलब्ध खनिज हैं उनके भी पूर्ण रूप से अन्वेषण कार्य वहां पर नहीं हो सके हैं। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर हालांकि ये दुर्गम क्षेत्र हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता यदि वहां पर है तो मानव समुदाय को किसी भी तरीके से उस क्षेत्र के अंदर जो उपलब्ध खनिज हैं उनकी खोज का कार्य किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों के अंदर खनिजों का पता लगा करके इन निक्षेपों से जो उत्पादन है वो वहां पर किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर खनिज अन्वेषण का कार्य पूर्ण हो चुका है वहां अभी भी भू रासायनिक, जियोकेमिकल और जियोफिजिकल मेथड्स के द्वारा, संरक्षण विधियों के द्वारा इस तरीके की खोज कार्य किया जाना अभी भी वहां पर बाकी है। इन क्षेत्रों के अंदर उच्च धातु क्षमता वाले खनिजों की प्राप्ति की भी आशंका वहां पर है। वहां पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि इन क्षेत्रों के अंदर उच्च धातु क्षमता वाले जो खनिज हैं उनकी उपलब्धता वहां पर है। तो इस तरीके से वहां पर मानव समुदाय के द्वारा खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए नए प्रकार के खनिजों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और मानव के द्वारा इन नए खनिजों की खोज का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा जो उपाय आता है वो है खनिजों का खनिजों का खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग माइनिंग, यानी कि खनन कार्य जब किया जा रहा है तो उस समय ही खनिजों के संरक्षण की जो उपाय है उनको अपनाया जाना चाहिए। संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जो खनिज संसाधन है इनका जो अनुत्पादक प्रयोग है इसको रोका जाना चाहिए और खनिज प्रक्रियाओं के अंदर जो खनिजों की उपेक्षा के कारण इनका जो उपयोग नहीं हो पाता है, अनुपयोग हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो इस तरीके से उनको रोका जाना चाहिए जिनके कारण इनका उपयोग हो सके और इनका वेस्टेज ना हो, दुरुपयोग ना हो। जैसे बहुत सारा जो कोयला है वो भूमिगत अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाता है, यानी कि जो भूमि के आंतरिक भाग में अत्यधिक टेम्परेचर के द्वारा वो कोयला जल जाता है। तो इस तरीके की जानकारी लगा करके
जब खनन किया जा रहा है कोयले का तो उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसी तरीके से प्राकृतिक गैस की जो बहुत बड़ी मात्रा है वो तेल क्षेत्रों में लगी आग जो होती है उससे नष्ट हो जाती है। यानी कि जो प्राकृतिक गैस के भंडार है वहां आसपास तेल क्षेत्रों की उपलब्धता होती है और उनमें आग लगने के कारण ये जो प्राकृतिक गैस के भंडार है इनका भी बहुत बड़ी मात्रा में जल जाती है, नुकसान हो जाता है और ये प्राकृतिक गैस बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है। तो इन जो दुरुपयोग है संसाधनों का, इनका जो हानिकारक उपयोग होता है, इनको रोका जाना भी बहुत अधिक आवश्यक है। प्रकृति के अंदर खनिज अयस्क भंडार जो है ये केवल लोहे, तांबे या जस्ते केवल इनके नहीं होते बल्कि सभी जटिलता पूर्वक या आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनमें कोई एक पदार्थ ही मुख्य रूप से पाया जाता है, बाकी खनिज उसमें जुड़े हुए रूप में होते हैं। जैसे प्रमुख तत्व के रूप में लोह अयस्क होता है और उसमें अन्य मिश्रित धातुओं की बात की जाए तो उसमें टिटेनियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, फास्फोरस और सल्फर के अयस्क भी उसमें मिले रहते हैं। लेकिन मुख्य खनिज क्या होता है, वहां पर लोह अयस्क ही मुख्य खनिज के रूप में होता है। बहुधात्विक अयस्क भंडार जो होते हैं उनमें अलग अलग मात्राओं के अंदर टिन, तांबा, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, प्लेटिनोइड्स, मोलिब्डेनम और ऐसी ही बहुत ही दुर्लभ धातुएं भी इनके अंदर जुड़ी हुई होती हैं, शामिल होती हैं। तेल शोधन जो होता है उसमें जो ज्ञात पदार्थ होते हैं उसके रूप में गैस, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमाइन, बोरोन और गैस के जो निक्षेप हैं उनके अंदर हीलियम, सल्फर, नाइट्रोजन के जो संघनित पदार्थ उत्पाद होते हैं इनकी प्राप्ति वहां पर होती है। तो एक प्रमुख खनिज के साथ साथ जब उसका खनन किया जाता है तो उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी धातुएं, अन्य बहुत ही प्रकार के खनिजों की भी उसमें जुड़ी रहती हैं और उनको उपयोग में लेने के लिए अलग अलग तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। खनिज संसाधनों का जो शोषण होता है उसमें मुख्य रूप से ये उपेक्षा की जाती है कि निक्षेपों के द्वारा खनिजों का जो अपूर्ण उनको बाहर निकालना, यानी कि ऐसे खनिज जो अभी उपयोगी नहीं है उनको बाहर निकालना, उनका जो खनन किया जाता है ये मुख्य शोषण किया जाता है मुख्य रूप से खनिजों का। कभी कभी तो खनन कंपनियां जो होती हैं ये खनिज निक्षेपों की मोटी परतों में से केवल मुख्य खनिज का उत्खनन कर लेती हैं, बाकी को छोड़ देती हैं। जिससे क्या होता है, इसके आसपास की जो पतली परत होती है उसका उपयोग नहीं किया जाता, उसे वो वेस्टेज समझ के वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ये भी आवश्यक कदम है कि खनन प्रक्रिया के दौरान जो अनुपयोगी धातुएं हैं उनको भी उपयोग में लाने योग्य बनाया जाए, उनका भी उपयोग किया जाए। जिससे क्या होगा, कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के अंदर भी कम गुणवत्ता वाले जो अयस्क हैं और जो निक्षेप हैं उनका अधिकाधिक मात्रा में उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से खनिजों का जब खनन किया जाता है तो उस समय ही इनको संरक्षण दिया जाना चाहिए और इनका उपयोग किया जाए, इनका उपयोग रोका जाए। नेक्स्ट जो उपाय आता है वो उपाय है उत्खनित खनिज अयस्क से अधिकाधिक धातुओं की प्राप्ति करना। नेक्स्ट जो उपाय है वो है मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइन मिनरल्स, यानी कि खनन क्रिया जिनके ऊपर की गई है
यानी कि जो खनिज निकाले गए हैं उन खनिजों से जो अयस्क निकले हैं उनसे अधिक मात्रा में धातुओं की प्राप्ति करना, ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जैसे खानों से जो प्राप्त खनिज अयस्क है इसको शुद्ध किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक कारखानों का विकास किया जाना चाहिए। और इस तरीके की जो तकनीकी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं जिसमें से अयस्क से अधिकतम प्रतिशत तक धातुओं को उपयोग में लाने योग्य बनाया जाए, उनको निकाला जाए। तो इस तरीके इसके अलावा खनिजों से भी अधिक उपजात जो पदार्थ हैं यानी कि जो निर्मित पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति के उपाय भी प्रयोग में लेने चाहिए। विभिन्न खनिजों के नए नए उपजात पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए अन्वेषण कार्य किया जाना चाहिए, उनकी खोज का कार्य किया जाना चाहिए। बचे हुए जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको नष्ट करके उनको तकनीकी विकास के द्वारा उपयोग में लाया जा सके, ऐसी योजना की जानी चाहिए। जैसे आजकल वर्तमान समय के अंदर जो कोयले होते हैं, कोयले का चूल्हा होता है, इसको व्यर्थ पदार्थ से तापीय विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि कोयले का जो चूल्हा होता है जो उद्योगों के अंदर उपयोग में नहीं आता है, तो उससे थर्मल एनर्जी को विकसित किया जा रहा है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, ताप विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट उपयोग है खनिजों का बहुउद्देशीय प्रयोग। Multi-purpose use of minerals. खनिजों को बहुत अधिक या कई उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए, जिससे उन खनिजों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सकती हो। इसके लिए खनिजों को विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाना आवश्यक होता है। जैसे एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है विद्युत उद्योगों में तार बनाने के लिए, केबल बनाने के लिए, रेडियो संचार माध्यमों में और टेलीविजन एंटीने में इनमें उपयोग किया जा सकता है। वायुयान उद्योग में तेज गति से चलने वाले जो वायुयान होते हैं उनके निर्माण में इनकी ऊपरी सतह को वायु के तीव्र घर्षण से बचाने के लिए भी एल्यूमिनियम धातु के संमिश्रण में इनका उपयोग किया जाना चाहिए। रेलगाड़ी के जो डिब्बे हैं उसके भागों में, जलपोतों की मशीन पाइपों में, इमारतों में, सीढ़ियों में, खिड़कियों, शटरों, छज्जों और जल पाइपों में, घरेलू उपयोग के रूप में विभिन्न प्रकार के बर्तनों और घरेलू उपकरणों और फर्नीचर आदि के अंदर भी इस तरीके के खनिजों का कई उपयोग इनके द्वारा किया जाना चाहिए। अधिक से अधिकतम मात्रा में इनके द्वारा उपयोगिता सिद्ध की जानी चाहिए, जिसके लिए खनिजों का मैक्सिमम या मल्टीपर्पज के आधार पर उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण। नेक्स्ट उपाय है सुरक्षित भंडार गृहों के निर्माण के बारे में। खनिजों का खनन जब किया जाता है तो उसके बाद में उनको खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए, उससे उनके मौलिक जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए खनिजों को रखने के लिए सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो गुण है वो विद्यमान रहे और उनका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट उपयोग होता है इसके बाद खनिजों के विकल्पों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। खनिजों के जो विकल्प है उनकी खोज का कार्य किया जाना चाहिए। जिन खनिजों के भंडार कम मात्रा में है
उनकी विशेषताओं, उनके गुणों को अध्ययन करके उनके विकल्प पदार्थों की खोज का कार्य किया जाना चाहिए और विकल्प जो पदार्थ हैं इनको उनका प्रतिस्थापन करके यानी कि उनको रिप्लेस करके उन खनिजों का संरक्षण किया जाना चाहिए। कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें धातुओं को प्लास्टिक, तेल, कोयले को जला करके प्राप्त की गई जो तापीय विद्युत और आणविक विद्युत के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद में धातुओं का बारंबार प्रयोग। धातुओं का बारंबार प्रयोग। खनिज कच्चे पदार्थों के संरक्षण के लिए धातुओं का रिसाइकिल किया जाना, उनका बार-बार उपयोग में लिया जाना और उनको बार-बार कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना बहुत ही अधिक आवश्यक है। और जैसे हम कहें ब्रिटेन के अंदर आधे से भी अधिक इस्पात का जो उत्पादन है वो स्क्रैप धातु या रत्ती जो लोहा होता है यानी जो बिल्कुल डेड लोहा है उससे प्राप्त किया जाता है। तो भविष्य के अंदर संसार के सभी देशों में धातु का बार-बार उपयोग जो है वो बढ़ेगा, जिससे खनिज निक्षेपों का जो दीर्घकाल तक उपयोग की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है यंत्रों का रखरखाव। नेक्स्ट उपाय है यंत्रों का रखरखाव। यंत्रों और धातुओं को जो स्मेल्टर होते हैं उनके द्वारा घर्षण से बचाया जाना चाहिए, जिससे कि वो यंत्र वो जो मशीन है धातु है वो बहुत ही अधिक लंबे समय तक उपयोग में ली जा सकेगी। इसके लिए इसके अलावा जो जंग लगने से लोहे का जो धातु खराब हो जाती है उससे भी उसको रोका जाना चाहिए। तो इस तरीके से इनको सुरक्षित रखा जाए, इनका उपयोग बहुत अधिक लंबे समय तक किया जाए। इसके लिए इन यंत्रों की बार बार इनके जो यंत्र हैं इनको उपयोग में बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक उपयोग में लेते रहने के लिए इनका अधिक से अधिक मात्रा में इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, इनकी रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद शक्ति संसाधनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग। कोयले को केवल शक्ति के रूप में या शक्ति के स्रोत के रूप में ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको जो धात्विकी है यानी कि कोक के निर्माण में, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जब कोयले को संशोधित किया जाता है तो उससे 300 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे एस्फॉल्ट होता है जिसका घरों में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है, इंजनों के जो स्नेहक होते हैं लुब्रिकेंट्स, और कार्बोलिक एसिड, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन, इन सभी की उसके अंदर उत्पत्ति होती है। नेफ्थलीन जो तेल होता है इससे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। कार्बोलिक एसिड से औषधियों और कीटाणुनाशक दवाइयों और जन शोधक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से इनका कच्चे माल के रूप में बहुत अधिक मात्रा में इनका उपयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट इसके बाद आता है कि खनिज निष्कर्षण से वातावरण के प्रदूषण और अन्य संसाधनों की क्षति को रोकना। खनिजों के निष्कर्षण से यानी कि उनको बाहर निकालने से वातावरण को, जो वातावरण है इसके अंदर, तो खनिजों के निष्कर्षण से वातावरण के प्रदूषण को रोकना, जिसके द्वारा वातावरण प्रदूषित ना हो, ऐसी स्थिति की जानी चाहिए। और साथ ही साथ इसकी जो नुकसान हो रहा है संसाधनों को वो भी रोकना, ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में हो सकता है। तो ये इस तरीके से खनिजों का संरक्षण किया जाना बहुत ही अधिक आवश्यक है, जिसके
जिसके द्वारा हम लंबे समय तक इन खनिजों को उपयोग में लाने योग्य बनाए जा रख सकते हैं और भविष्य के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हम इन खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए छोड़ के जा सकें। तो ये इस तरीके से इन साधनों को अपनाकर, इन उपायों को अपना करके खनिज संसाधनों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये टॉपिक अपना मिनरल रिसोर्स कंजर्वेशन का यहाँ कंप्लीट होता है और इसके जो आगे जो अपने रिसोर्सेज हैं कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस